करते हैं। डीके दुबे जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संविधान दिवस पर। और सीधे तौर पर अगर हम आज के संविधान की बात करें, तो लगातार संविधान दिवस हर साल दर साल बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई सारे बदलाव भी हम देख रहे हैं पिछले 76 वर्षों के जो सफर रहा है, जो यात्रा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? डीके दुबे जी। देखिए, भारत का संविधान सदैव से लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि देश में अगर कोई आवश्यकता है और बदलाव है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 368 के विषय में कहते थे कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा है, तो मैं उसको 368 को बताऊंगा, क्योंकि 368 भारत की जीवंत आवश्यकता और भारत की जो राष्ट्रमुक्ता है उसकी तरफ इशारा इंगित करता है। समय समय पर यदि संशोधन की आवश्यकता होती तो हम संशोधन करते हैं। ये भारत के संविधान की सबसे मूल बात है। और हम पहले से कहते आए हैं कि भाई, शुरू में प्रीएम्बल आज प्रेसिडेंट महोदया ने पढ़ा कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान में सॉवरेंटी भारत के लोगों में दी हुई है। किसी व्यक्ति, किसी सरकार या उसमें नहीं, वो हमारे प्रतिनिधि की तरह काम करते हैं, लेकिन सॉवरेंटी भारत के लोगों में है। और भारत के लोगों में अगर सॉवरेंटी है तो इसका मतलब ये हो गया कि देश के प्रत्येक विषय और प्रत्येक व्यक्ति का संविधान से नाता है। और संविधान से नाता होने के नाते अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारे प्रतिनिधि के रूप में संसद उसमें संशोधन करने को आतुर रहती है, मतलब संशोधन करती है। और अगर ये संशोधन भारत की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं, मूल भावना के खिलाफ जब मैं कहता हूं तो पब्लिक पॉलिसी होती है, भारत की जो लोक नीति हजारों वर्षों से है, वो ओरिजिनल संविधान में जब आप देखेंगे उसमें हर एक चैप्टर में एक तस्वीर है। वो तस्वीर इंगित भी करती है कि भारत की मूल भावना, भारत का जो इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर इसमें किसी प्रकार का कोई सरकार मैलिशियस तरीके से संशोधन करती है तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होता है। और भारत की मूल भावना, जिसको वो बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, भारत की मूल भावना के विरुद्ध है तो उसे अब असंवैधानिक भी कह देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान रिजिड और रिजिड के साथ साथ वो फ्लेक्सिबल है। रिजिड है भारत की पब्लिक पॉलिसी को लेकर और फ्लेक्सिबल है भारत की आवश्यकताओं को लेकर, समय परिवर्तन को लेकर और समय परिवर्तन के साथ साथ भारत की आवश्यकताओं को लेकर। इसलिए भारत के संविधान विश्व में सबसे अच्छे संविधानों में इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये एक पूर्ण डॉक्यूमेंट है। और अगर इसमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भी इसमें, और संशोधन के बाद इसको चैलेंज करने की भी प्रक्रिया है। यानी कि त्रुटि की कोई गुंजाइश भारत के संविधान में रहती नहीं है। ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे फ्रेमर्स ने हमको बनाकर दिया है। इसलिए इस संविधान को पूरा विश्व सैल्यूट करता है। और आज की तारीख में जहां कहीं भी विश्व में संविधान में संशोधन होते हैं उसमें भारत का ये डॉक्यूमेंट भी उसका परिचायक होता है। और ये एक मूल डॉक्यूमेंट की तरह विश्व के दूसरे कंट्रियों में भी लिया जाता है। जी, इसके साथ ही डीके दुबे जी, अगर हम देखें तो आज 76वीं वर्षगांठ, और ऐसे में क्या आप ये मानते हैं कि जो संविधान है वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है? एक जो सपना एक समय में बाबा साहेब ने देखा था और जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने देखा था, क्या हम संविधान निर्माताओं के जो सपना है उसे आज पूरा कर रहे हैं या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? डीके भाई, दुबे जी। आप आज की तारीख में जो अंत्योदय को कहेंगे तो अंत्योदय तो वही है जो सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था। संविधान निर्माताओं ने जब जस्टिस की बात की थी तो फंडामेंटल राइट का जो पोर्शन है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 को लेकर लिटिगेशन का जो रास्ता खोला गया है कि आम आदमी भी जा सकता है और कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट को लेकर लोअर कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सरकार सीधा प्रतिनिधित्व करती है, सरकार को हम सीधा डेलीगेट कर लेते हैं। तो ये तो संविधान निर्माताओं की जो अपेक्षा आकांक्षाएं थी उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के साथ हमने किया, इसको मैं ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ लूं, एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से, यही तो संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत सॉवरेन रहे, भारत की सॉवरेनिटी पर किसी का हस्तक्षेप ना हो। और वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं जरूर कह रहा हूं, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर आवश्यकताएं और पड़ेंगी तो भारत के संविधान में संशोधन भी साथ साथ होते हैं। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान एक पूर्ण डॉक्यूमेंट है
इस डॉक्यूमेंट से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो अपेक्षाएं हैं, संविधान निर्माताओं को जो आकांक्षाएं थी, वो पूर्ण होती दिखती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर सीधे तौर पर लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है उसका संविधान। और ऐसे में आज हम हमारे जो लोकतंत्र है उसी की इस ताकत को हम सलाम कर रहे हैं संविधान दिवस के तौर पे। लेकिन जब ये संविधान आया तो एक आम नागरिक के जीवन में किस तरीके के बदलाव देखने को मिले थे उस दौरान? देखिए, सबसे पहली तो एक चीज, दो चीजों को मैं मिलाऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे उसमें। जी पहली बिल्कुल। बात तो ये आती है कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो दो चीजों को लेकर आती है, और तीसरा हम भारत के लोगों को लेकर आती है। यानी कि भारत कैसा होगा, तो भारत कैसा होगा वो कहता है डेमोक्रेटिक होगा, सेकुलर होगा, रिपब्लिक होगा, सॉवरेन होगा। ये भारत की परिभाषा उसने पहले दी। तो जी भारत का स्ट्रक्चर बनाया एक हिस्से में, फिर कहा कि लोग कैसे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। तो वो कहता है इक्वेलिटी उसके साथ देखी जाएगी, जस्टिस देखी जाएगी, फ्रेटर्निटी देखी जाएगी। तो जब हम इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात करते हैं और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो फिर ये संविधान साफ तौर पर उस समय, उससे पहले ये चीजें हमारे पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि जी आजादी से पहले हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे और हमारे पास बिल्कुल। कोई राइट नहीं होता था। हमको तो केवल आदेश आता था और आदेश का हमें पालन करना होता था। लेकिन जब संविधान बनकर हमारे पास आया, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में ही सारी चीजें बता दी कि व्यक्ति भारत में कैसा होगा, उसके अधिकार क्या होंगे और उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा, और भारत का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये दोनों चीजें दी, फिर इलेबोरेट करके उसमें अंदर दिया। तो मैं मानता हूं कि संविधान बनने के बाद भारत के लोगों के को बोलने का समय मिला, बोलने की उनको आजादी मिली, काम करने जी की आजादी मिली, यहां तक कि रिलीजियस फ्रीडम भी भारत में मिली। जो विदेशी संप्रदाय हैं उनको भी भारत में प्रोपोगेट करने का अधिकार दिया। इससे बड़ा संसार में कोई इलस्ट्रेशन नहीं हो सकता जो भारत के मूल संप्रदाय के अलावा विदेशी संप्रदायों को भी भारत में प्रोपोगेट करने, फॉलो करने की अनुमति देता हैं किसी जी संविधान से। बिल्कुल जी। अब और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक समय वो भी था जब लोग अपने मौलिक अधिकार भी नहीं जानते थे, लेकिन संविधान आने के बाद उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी पता लगा और साथ ही अधिकारों के, अगर वो अधिकार उन्हें नहीं मिलते तो उनके खिलाफ फिर जाकर के आवाज उठाने की एक भरोसा, एक शक्ति मिली इस संविधान के जरिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति में इसकी स्थायी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। तो संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा कि ये व्यक्तित्व और मील के पत्थर हमें अपने कर्तव्यों की प्रधानता की याद दिलाती हैं। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है, अधिकार कर्तव्यों के पालन से मिलते हैं। कर्तव्यों को पूरा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है। इस सदी की शुरुआत के 25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और केवल 2 दशकों में भारत औपनिवेशिक शासन से पूरे कर लेगा। वर्ष 2049 में संविधान को अपनाए हुए एक सदी हो जाएगी। आज लिए गए निर्णय और नीतियां आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे। नागरिक अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें, क्योंकि भारत विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर है। स्कूल और कॉलेज 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पहली बार मतदाता बनने वालों का सम्मान करते हुए संविधान दिवस मनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि युवाओं में दायित्व और गर्व की भावना जगाने से लोकतांत्रिक मूल्य और देश का भविष्य मजबूत होगा। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम ये चिट्ठी लिखी है और इसमें खासतौर पर युवाओं का जिक्र करते हुए युवाओं का जिक्र उन्होंने किया है। हमारे साथ में डीके साहब, डीके दुबे जी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। दुबे साहब, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की ये चिट्ठी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। साथ ही 2047 का विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी इस चिट्ठी में किया है और युवाओं का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया।
देखिए, जो सबसे मुख्य बात प्रधानमंत्री ने कही है, वो है नागरिक कर्तव्य। आप जी। सोचिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस समय नागरिक कर्तव्य नहीं लिखे गए थे, क्योंकि कल्पना नहीं थी कि भारत में भारत का कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा, जो केवल हम्म। राइट मांगेगा, लेकिन उसकी ड्यूटियां नहीं होंगी। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं, तो ड्यूटी का मतलब है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को संपूर्ण विश्व की अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए और भारत को संवारने सजाने के लिए भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। और वो दायित्व आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो दिया है, प्रधानमंत्री जी ने फिर से याद दिलाया कि देखिए, आर्टिकल 51 कैपिटल ए ऐसा आर्टिकल है जो हमें नागरिक कर्तव्यों की भी बात करता है, जो मेरा कर्तव्य, यानी कि जी। भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के लिए क्या कर सकता है, ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, करते हैं, ये बातें भी प्रधानमंत्री ने आज इस अवसर पर हिंदुस्तान को याद दिलवाई। हिंदुस्तान के युवाओं को, जो 18 वर्ष की जिनकी आयु हुई है, खास तौर से जिनका वोट पहली बार बनता है, उनका जी। डेमोक्रेसी के प्रति जो रवैया होना चाहिए या डेमोक्रेसी को फॉलो करने का जो तरीका होना चाहिए, वो सरकार बनाने से लेकर भारतवर्ष में प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक आवश्यकता के लिए युवा सामने आए, ऐसा आवाहन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आवाहन है जो प्रत्येक युवा को अंदर से कुछ झिकझोड़ कर कहेगा कि भाई, देश हमारा है तो इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। देश हमारा है तो इसको विकसित करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। देश हमारा है तो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। देश हमारा है तो लोकतंत्र को यहां बना रहे, लोकतंत्र बहाल रहे, लोकतांत्रिक मूल्य देश के भविष्य के को मजबूत करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये युवाओं से उन्होंने आह्वान किया और पूरे देश से आह्वान किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी जी। शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा उद्बोधन या चिट्ठी देशवासियों को दी। इसके साथ ही 2047 के अगर विकसित राष्ट्र की हम बात करें, तो आज का जब संबोधन हुआ, जब हमने देखा संविधान सदन में, तो उस दौरान भी इसका जिक्र किया गया कि अगर हम अपने संविधान के जो आदर्श है, उनके जो मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पूरा कर लेंगे, और इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय संविधान बना था, तो उनकी हम्म। 24-25 नवंबर 1949 की अगर स्पीचें पढ़ेंगे और उस समय उनके वक्तव्य पढ़ेंगे, तो वो ये कहते थे कि संविधान तो बन गया है, हम्म। संविधान हमारे लिए बना है, लेकिन इस संविधान को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, देश में तंत्र सही नहीं चलेगा, देश के लोग सही से बर्ताव नहीं करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं होता। संविधान तभी देश में कारगर हो सकता है जब देश के रहने वाले लोग, जो देश के वासी हैं, वो संविधान के मूल्यों का अनुसरण करें और उसको धारण करें। अगर हम संविधान को धारण नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो इस संविधान से हम क्या हासिल कर सकते हैं? इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सबसे मूल जो आवश्यकता है वो ये है कि अगर देश को विकसित बनाना चाहते हैं और टारगेट हमारा 2047 है, तो उसके लिए जो मूल चीज है वो ये है कि हम इसको धारण करें, इसको पालन करें और संविधान के मूल्यों के आधार पर हम आचरण करें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो देश निश्चित तौर जी। से 2047 की जो समय सीमा की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम उससे पहले भी अचीव कर सकते हैं और हम जो 1947 में सपना देखा गया था, उसको जल्द जी। पूरा कर लेंगे। हालांकि लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी पूरा करने में हम सक्षम हैं। सीधे तौर पर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब पुरानी हो जाएंगी कि हम देर से आए हैं, लेकिन एक दिन वो बहुत जल्दी आएगा 2047 में, जब हम विकसित राष्ट्र के तौर पर जाने जाएंगे। डीके दुबे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान डीके दुबे जी लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। डीके दुबे जी, महिलाएं जो हैं आज की तारीख में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हर कार्यक्रम में, और सीधे तौर पर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण इस समय हम लगातार देख रहे हैं, कई सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। लेकिन सबसे शुरुआत की अगर हम बात करें, तो जब संविधान आया तो उसके बाद ही महिलाओं को जो वोट है, मत है, वो देने का अधिकार मिलता है।
देखिए, संविधान में जब हमने आर्टिकल 14 लिखा, तो आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये आर्टिकल शुरू से इक्वलिटी की बात करते हैं। और वो ये जी, कहते हैं कि भाई हम जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, सेक्स के आधार पर, रीजन के आधार पर, या फिर देश की भाषा और किसी और आधार पर हम कोई भेद नहीं करेंगे। ये संविधान का संकल्प है। इसके साथ ही आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में वीमेन और चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन स्टार्टिंग से रखा गया था। मतलब जब संविधान बना तभी से महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इसके अलावा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी रखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात बिल्कुल घर करी हुई थी कि अगर जी, कोई किसी की संरचना के आधार पर, उसकी ज्योग्राफी के आधार पर अगर कोई भेद करेगा तो ये संविधान अनुमति नहीं देगा। और यहां जी, तक कि प्रिवेंशन के विषय में भी कहा गया है। तो मैं समझता हूं कि महिलाओं का उतना ही योगदान संविधान सुनिश्चित करता है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति या पुरुष या किसी का भी करता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने शुरू से ही वो इक्वल पार्टिसिपेट करेंगी, ये जी। 1950 में ही तय कर लिया था। इसके साथ ही अगर हम बात युवाओं की करें, तो आज की तारीख में युवा हर क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें संविधान से जोड़ना हो, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम हमें उठाने चाहिए? क्योंकि आज तो बेशक संविधान दिवस को लेकर के कई सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। देखिए, संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, मुझे लगता है सिविक्स सिविक्स आजकल सिलेबस में आ गया है छोटे क्लासों से। जी, संविधान की मूल भावना और संविधान का मूल चरित्र हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी अयोध्या में कल ये कहा, बड़े जोर देकर उन्होंने कहा कि भाई एक झूठ हमारे देश में फैलाया गया, और वो ये था कि हमने संविधान पूरे विश्व के संविधानों से कलेक्ट किया। उन्होंने हुँ, कहा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मूल प्रवृत्ति में संविधान के जो मूल प्रावधान है, वो डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें संघ राज्य मिलता है, फेडरलिज्म की बात करें बज्य संघ मिलता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमको पहले से फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। और वो जो भारत के संविधान में आज है, वो विदेशों से नहीं लिया गया, वो हमारी मूल प्रवृत्ति का हिस्सा है। और हमारे एंशियंट जो फिलॉसफी है या एंशियंट जो हमारे यहाँ की कार्य विधि है, उनसे लिया गया है, जो कि भारत के मूल्य तय करती है। अब संविधान जिस समय देखेंगे, ओरिजिनल संविधान, तो हर जी, एक चैप्टर के ऊपर एक तस्वीर उकेरी गई है। उस उन तस्वीरों को केवल इकट्ठा कर लेंगे तो जी, भारत की मूल भावना को वो बताता है कि एंशियंट टाइम से, एंशियंट मतलब रामायण से भी पहले, वेद काल से लेकर अभी तक की जो पूरी यात्रा है, जो हमारा स्व है, जो हमारा अपना है, वो उसमें दर्शाया गया है। मुझे लगता है अपने इतिहास से जुड़ना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, अपने इतिहास को जानना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। अगर संविधान जी, को भारत के इतिहास के साथ समझाया जाए कि ये हमारा हजारों वर्ष का इतिहास आज के संविधान में संजोकर रखा गया है, और ये भारत का कल्चर है, ये भारत की लोक नीति है, ये भारत की पारंपरिक व्यवस्था है, ये भारत का वैभव है, ये भारत का जी, सम्मान है, तो मुझे लगता है बिल्कुल। बहुत आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। लेकिन अगर केवल उसकी टेक्निकल चीजें बताएंगे और आप उसको स्व से नहीं जोड़ेंगे, तो फिर जी, थोड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया दी कि दुबे जी हमारे साथ समय साझा करने के लिए और कीमती समय अपना दूरदर्शन को देने